चीन, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद वही है ना, चमकती इमारतें, हाई स्पीड ट्रेनें। सोशल मीडिया पर तो एक भविष्य की तस्वीर दिखती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस चमक के पीछे कुछ और भी है? चलिए आज इस चमकदार परत को थोड़ा हटाकर देखते हैं कि असल कहानी है क्या। हाँ बिल्कुल, ये वीडियोस तो हम सबने देखे हैं। ऐसा लगता है जैसे भविष्य की दुनिया आज चीन में ही बसती है। पर सवाल एकदम सीधा सा है, क्या ये पूरी तस्वीर है या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही सावधानी से सजाया गया कोना है जिसे हमें दिखाया जा रहा है? और देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पहली नजर में ये सब सच भी लगता है। नियॉन लाइट से जगमगाते शहर, ऐसा लगता है जैसे गाड़ियां हवा में तैर रही हों। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट है ना। और बस इसी तस्वीर के साथ ना एक दावा भी आता है। दावा ये कि चीन भारत जैसे देशों से 50 साल आगे है, और ये एक ऐसा नैरेटिव है, एक ऐसी कहानी है जो बार बार लगातार दोहराई जाती है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि दुनिया ये मानने लगती है कि चीन एक ऐसी इकोनॉमिक पावर है जिसे हराया नहीं जा सकता, अजेय है। पर एक मिनट, अगर ये ड्रैगन इतना ही ताकतवर है तो फिर इसकी इस सुनहरी खाल में ये दरारें कहां से आ रही हैं? और बस यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है, क्योंकि इस चमक दमक वाली तस्वीर के पीछे ना कुछ ऐसे सवाल छुपे हैं जिन्हें हम आसानी से नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ इतना ही शानदार है तो चीन के सबसे अमीर लोग, मतलब करोड़पति, वो अपना ही देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? ये तो प्रॉस्पेरिटी की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हेनली रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2023 में एक साल में 13,800 से ज्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब करोड़पति, चीन छोड़कर चले गए। और असली चिंता की बात तो यह है कि ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। अगर देश के विकास की गाड़ी इतनी तेजी से भाग रही है तो फिर सरकार को अपने ही देश के युवाओं की बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हकीकत तो ये है कि आंकड़े छिपाने से ठीक पहले शहरी युवाओं में बेरोजगारी का आंकड़ा 20% को भी पार कर गया था। मतलब हर 5 में से एक नौजवान के पास नौकरी नहीं थी। ये एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। और फिर आता है रियल एस्टेट, जो चीन की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सवाल ये है कि अगर विकास इतना ही मजबूत है तो ये पूरा का पूरा सेक्टर ये ढह क्यों रहा है, कोलैप्स क्यों कर रहा है? और जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। जरा सोचिए, प्रॉपर्टी की कीमतें 40% तक गिर चुकी हैं। 2024 में 12,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स बंद हो गए हैं, और पूरे देश पर उसकी जीडीपी का लगभग 300% कर्ज है। ये किसी भी एंगल से एक मजबूत इकोनॉमी के संकेत तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल उठता है कि इन सभी सवालों का जवाब क्या है? जवाब इस एक आइडिया में छिपा है कि हम जिस चीन को देखते हैं ना, वो असली चीन है ही नहीं, वो तो बस एक शोरूम है। हकीकत में एक नहीं, 2 चीन है। और इन दोनों में फर्क सच में दिन और रात जैसा है। एक तरफ तो हैं बीजिंग और शंघाई जैसे चमकचमाते शोरूम शहर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक लाइफ, और दूसरी तरफ है वो असल विशाल चीन, जहां करोड़ों लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो सोशल मीडिया की रील्स में कभी नहीं दिखती। और चीन की इस तेज रफ्तार वाली कंस्ट्रक्शन के पीछे भी एक डरावना सच छिपा है। वहां के लोग इसे टोफू ड्रैग कंस्ट्रक्शन कहते हैं, मतलब ऐसी इमारतें जो टोफू की तरह कमजोर हों। कहने को तो रफ्तार बहुत है, लेकिन बुनियाद वो खोखली है। और इस रफ्तार की एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। 2008 के सिचुआन भूकंप में नई बनी स्कूलें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, जबकि पुरानी इमारतें खड़ी रहीं। और सोचिए, उन लगभग 29 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में जो इन शहरों को बनाते हैं। वो खुद अक्सर एक कमरे में 6 से 20 लोग तक रहते हैं, बहुत ही खराब हालातों में। और वो जो चमकती हुई रेल प्रणाली है ना, वो भी स्प्रिंग फेस्टिवल के समय 3 अरब यात्राओं के बोझ तले दब जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हकीकत कुछ ऐसी है तो फिर दुनिया तक सिर्फ वो चमक दमक वाली तस्वीर ही क्यों पहुंचती है? जवाब बिल्कुल साफ है, क्योंकि इस तस्वीर को, इस नैरेटिव को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और ये कंट्रोल जो है ना, ये 4 पिलर्स पर काम करता है। पहला, विदेशी इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करो, उन्हें शोरूम शहरों के बढ़िया बढ़िया टूर कराओ। दूसरा, देश के मीडिया को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखो ताकि सिर्फ एक ही कहानी बाहर आए। तीसरा,
ग्रेट फायरवॉल के जरिए इंटरनेट को सेंसर कर दो, बाहर की वेबसाइट्स ब्लॉक, अंदर के कंटेंट पर नजर। और चौथा, एक विशाल सर्वेलेंस नेटवर्क से पूरी आबादी पर निगरानी रखो ताकि कोई सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। और ये निगरानी ये किसी छोटे मोटे लेवल पर नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल पर है। जरा अंदाजा लगाइए, 20 से 50 करोड़ सीसीटीवी कैमरा, हर जगह फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और एक सोशल क्रेडिट सिस्टम भी है, जहां अगर आपका स्कोर कम हुआ तो लाखों लोगों के यात्रा करने तक पर पाबंदी लग सकती है। तो जब हम चीन के मॉडल की तुलना भारत जैसे एक लोकतंत्र से करते हैं तो सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है। असली सवाल ये है कि विकास की इस तेज रफ्तार के लिए आखिर क्या कीमत चुकाई जा रही है। ये एक ट्रेड ऑफ है और दोनों मॉडलों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, चीन का मॉडल स्पीड और एग्जीक्यूशन देता है क्योंकि सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, पर वहां असंतोष को दबा दिया जाता है। दूसरी तरफ भारत का लोकतांत्रिक रास्ता है। यहां प्रक्रिया में देरी हो सकती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन ये लोगों को आवाज उठाने और सत्ता पर सवाल करने की आजादी भी देता है। ये पावर पर एक चेक और बैलेंस है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, इसका मकसद चीन को छोटा दिखाना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि उस चमकती हुई सतह के पीछे की जो हकीकत है उससे समझा जाए। और ये बात शायद पूरी कहानी का सार है कि एक वो चीन है जो दुनिया को दिखाया जाता है और एक वो असली चीन है जहां लोग असल में दबाव और अनिश्चितता के साथ जीते हैं। तो असल टेकअवे ये नहीं है कि कोई एक देश 50 साल आगे है या पीछे। असली सबक ये है कि हकीकत, किसी भी देश की हकीकत, सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली उस क्यूरेटेड, सजाई सवारी तस्वीर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और ये सवाल सिर्फ चीन पर आकर खत्म नहीं होता, ये सवाल हम सबके लिए हैं। आज की इस दुनिया में जहां हमारे फीड्स क्यूरेटेड और स्पॉन्सर्ड कंटेंट से भरे पड़े हैं, हम किस